नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लगता तो नहीं है कि अब कोई भी दिन बगैर किसी उथल पुथल के गुजरने वाला है। कभी खबर आती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बवंडर उठने वाला है, तो कभी सूचना मिलती है कि मंत्रिमंडल में ठीक ठाक जगह नहीं मिलने से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब तब में झटका देने वाले हैं, पलटने वाले हैं। देखा जाए तो घटक दलों के हिस्से में एक भी बड़ा मंत्रालय हाथ नहीं आया है। घटक दलों के किसी भी सांसद को ना तो गृह विभाग मिला है, ना ही रक्षा विभाग, ना ही वित्त, ना ही विदेश, ना ही वाणिज्य, ना ही शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य, कृषि, पेट्रोलियम और दूर संचार जैसा कोई भी महत्वपूर्ण विभाग किसी के हाथ नहीं लगा है। घटक दल के सदस्य भले ही यह मान रहे हैं कि जो कुछ उन्हें दिया गया है वह ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह, वो कहते हैं कि झुंझुना मिला है, झुंझुना। वैसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में एक भी सदस्य इस बार मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो मोदी के समर्थक हैं वे इसे एक गौरव के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इधर ऐसी खबरों को भी बल मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो पश्चिम बंगाल से हैं, वो जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो मोदी हैं वो सबको साथ लेकर चलने वाले राजनेता नहीं है। उनके भीतर जो एक मैं बैठा हुआ है वह कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए देर सबेर कुछ भी हो सकता है। हर रोज किसी न किसी टीवी चैनल में सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रही है कि कांग्रेस जब चाहे तब सरकार गिरा सकती है। कुल मिलाकर देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण कायम हो चला है और जब कोई सरकार अस्थिर होती है तो उसका असर कामकाज पर भी देखने को मिलता है। सच तो यह है कि अब तक सरकार का हम में से किसी ने भी कोई ऐसा निर्णय तो नहीं देखा जिसे लेकर हम कह सकते हैं कि भाई सरकार का ये जो फैसला था या ये अमुक फैसला था पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों, पिछले हफ्ते एनडीए के जो घटक दल है उनकी बैठक आयोजित हुई, लेकिन भाजपा के संसदीय दल की बैठक कब हुई और कहाँ हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई। एनडीए की एक और बैठक हुई जिसमें बाद में जो जीते हुए सभी सांसद थे वे शामिल हुए और उस बैठक में नीतीश कुमार को बोलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने संविधान की जो किताब थी उसको सर माथे पर लगाकर यह बताया कि वे संविधान की रक्षा के लिए सचेत और सजग रहने वाले हैं। यह अलग बात है कि कितने दिन रहने वाले हैं, रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इसका कुछ ठीक ठाक पता तो फिलहाल नहीं है या फिर कुछ दिनों बाद पता चल पाएगा। लेकिन बैठक को लेकर ये चर्चा चलती रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई। खैर दोस्तों, इधर आपने गौर किया होगा कि यह पहला ऐसा मौका है जब भाजपा के सांसदों ने जो जीत गए हैं उन्होंने किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाला। हालांकि पार्टी के भीतर जो है वो विजय जुलूस निकालने की एक परंपरा रही है। कुछ इलाकों के इक्का दुक्का सांसदों ने जुलूस निकाला भी है, लेकिन जो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी और जय जय श्री राम का जो नारा लगता था, उन नारों के साथ जो रैलियां निकलती थी, विजय रैली निकलती थी, वह सब आक्रामकता इस बार सड़कों पर नजर नहीं आई। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि भाजपा के लोग जो हैं वो जीत कर भी हारा हुआ फील कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हार कर भी जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। यही एक वजह है कि कांग्रेस और उससे जुड़े हुए दल के जो लोग हैं वो सरकार नहीं बन पाने के बावजूद भी विजय जुलूस निकाल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, आभार रैली निकल रही है और आभार प्रकट किया जा रहा है। इस बीच एक मजेदार बात और हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक पोस्ट में कहा है कि अब उनके समर्थक खुद को मोदी का परिवार ना लिखे। दरअसल पिछली बार के चुनाव में मोदी ने खुद को चौकीदार कहा था तो समर्थकों ने अपने हाथ पांव यहाँ तक सिर को मुड़वाकर मैं भी हूं चौकीदार खुदवा लिया था।
वर्ष 2024 के चुनाव में बहुत से लोगों ने फेसबुक, एक्स हैंडल और जो सोशल मीडिया का अन्य प्लेटफॉर्म है उसमें अपने परिवार को दरकिनार करते हुए खुद को मोदी का परिवार बताते हुए मोदी का परिवार लिख दिया था। हाँ, मैं भी हूँ मोदी का परिवार। ये मोदी का परिवार चल ही रहा था, लेकिन अब इधर मोदी ने स्वयं कह दिया है कि समर्थक मोदी का परिवार बिल्कुल भी ना लिखें। समर्थक इस बात से हैरान हैं कि आखिर अपने नाम के आगे पीछे क्या लिखें। अब मोदी जी ने उन्हें स्वयं ही परिवार का हिस्सा मानने से तो इनकार कर दिया है, तैयार ही नहीं है मोदी जी। राजनीति के जानकार इसके पीछे एक पूरी कथा कहानी देख रहे हैं। दरअसल आप सबने देखा होगा कि अब मोदी का शोर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। अब यह सवाल भी उठना बंद हो गया है कि मोदी की गारंटी कैसे पूरी होगी। अब एनडीए तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई बिदक गया तो क्या होगा? मोदी का परिवार लिखने से अगर साथ चलने वाला परिवार जो है, जो एनडीए के घटक दल हैं, वह बिफर गया तब तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मोदी को यह कहना पड़ा कि कोई भी ना लिखे मोदी का परिवार। दोस्तों, इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उनके बयानों को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। कभी मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमान भी अपने हैं, तो कभी उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है और कोई देखने नहीं जा रहा है। बात तो सही है कि मणिपुर जल रहा है, देश के बहुत से हिस्से जल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलते हुए जख्म पर मरहम लगाने के लिए कभी भी मणिपुर नहीं गए और अब तो वो इटली भी चले गए हैं। इधर आरएसएस की जो इंद्रेश कुमार है, उनका भी कहना है कि जो लोग अहंकारी हो गए थे उन्हें प्रभु श्री राम ने 241 पर लाकर रोक दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आरएसएस इतना मुखर कैसे हो गया, तो इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि आरएसएस जो है वो मोदी की राजनीतिक कार्यशैली से नाराज चल रहा है। तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस को सारी बातें चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आ रही है, और अगर याद भी आ रही है तो मोदी पर सत्ता छोड़ देने के लिए सीधे सीधे क्यों नहीं कहा जा रहा है। शिवसेना के जो संजय राउत हैं, उनका कहना है कि बोलने से क्या होता है, दम है तो सरकार हटाने की बात कहिए, अन्यथा तो यही माना जाएगा कि मोहन भागवत जी के आशीर्वाद से ही सरकार चल रही है। प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि मोदी जानते थे देर सबेर आरएसएस प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, पहले उनसे यह बयान दिलवाया गया कि भाजपा अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है, अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है। आरएसएस के प्रमुख जनों के बयान के बाद या आधार पर यह संदेश देने की कोशिश अवश्य हो रही है कि रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस की जो कला है, इधर तमाम तरह के विश्लेषण उसको लेकर के देखने, सुनने और पढ़ने को जरूर मिल रहे हैं। दोस्तों, इधर तमाम तरह की राजनीतिक उठापटक के बीच यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने जब कभी भी दलों का साथ लिया है या जितने भी दलों को साथ लेकर चलना तय किया है, उन दलों का खत्म होना तय है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे का कहना है कि अगर जेडीयू और टीडीपी को अपनी पार्टी को बचाना है तो उन्हें लोकसभा स्पीकर का जो पद है उसे अपने पास अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलते चलते 2-4 थोड़ी सी बातें और कर ली जाए। कांग्रेस के जो दमदार नेता है राहुल गांधी, उन्होंने एक आभार रैली में कहा कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से चुनाव हार जाते। उनके इस बयान के बाद ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी के इस बयान में दम है, क्योंकि ये सच भी है कि इस बार वाराणसी में मोदी को कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने ही कई राउंड में पीछे कर दिया था। 4.5 लाख वोटों से जीतने वाले मोदी, जो पिछली बार का जो आंकड़ा है, वो इस बार 1,52,000 वोट से ही अपनी जीत दर्ज कर पाए हैं, जिसे कम से कम सम्मानजनक जीत का आंकड़ा तो नहीं माना जा सकता। खैर, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ पाई तो क्या हुआ? खबर है कि उन्हें वायनाड से चुनाव
मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, चुनाव के दरमियान जो 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ गए थे, उन वोटों के बढ़ जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जो जनता है वो जल्द से जल्द लोकसभा का सत्र भी देखना चाहती है। इस बार की संसद में विपक्ष की तरफ से एक से बढ़कर एक धुरंधर पहुंचे हैं। विपक्षी शेरों की दहाड़ को सुनना तो दिलचस्प होगा ही। देखते हैं इस बार सड़क की कौन कौन सी लड़ाई संसद तक पहुंचती है और संसद की गूंज कहां तक सुनाई देती है।